ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आगे यहीं से। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये ग्राफ हमने पैराबोला बनाया है, पैराबोला ऐसा ही होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब देखो अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा तो यहाँ पर स्लोप को इंक्रीज करना चाहिए, स्लोप इंक्रीज करना चाहिए मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पर अगर तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट, तो तुम्हें कुछ एंगल दिख रहा है, ऐसे ही एंगल तुम इस पॉइंट पर भी निकाल सकते हो। टेंजेंट ड्रॉ करो और एंगल देखो, तुम देख सकते हो, कंपेयर करो कौन सा एंगल ज्यादा है, तो ये वाला एंगल क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब जैसे जैसे हम ग्राफ में आगे जा रहे हैं एंगल की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और अगर एंगल इंक्रीज कर रहा है तो वही कहानी है पूरी कि अगर एंगल इंक्रीज करेगा, ठीक, तो क्या इंक्रीज करेगा, टेंजेंट ऑफ थीटा। अगर टेंजेंट ऑफ थीटा इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी, मतलब वो ग्राफ किसका होगा, एक्सेलरेशन का। समझ में आ रहा है? लेकिन एक्सेलरेशन से पहले क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म। इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो हो, वेलोसिटी बढ़े, लेकिन कैसे बढ़े, कांस्टेंट रेट से। कैसे बढ़े, कांस्टेंट रेट से। डन, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो अगला ग्राफ तुम्हें पढ़ाता हूं जो कि है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो हो गए, अब अगला टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो इसे देखते हैं, इसे हम शॉर्ट में भी वीटी ग्राफ बोल देते हैं। वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो यहां पर पहला टर्म पढ़ते हैं, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो अभी मैंने तुम्हें पीछे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ाया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कैसा बनता है, एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जो कि थीटा एंगल पर है। लेकिन अब यहां देखना, यहां पर हमने क्या करा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो दो एक्सिस लेनी पड़ेगी, एक वर्टिकल एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या ले लेते हैं, टाइम। पहले वर्टिकल एक्सिस पे क्या लिया था, डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे। आगे देखो, अब वेलोसिटी तो चलो पता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी। और कांस्टेंट वेलोसिटी अगर है तो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। देखो क्यों बनाया ये, देखो तुम किसी भी, अगेन वही मेथड है, वही कंसेप्ट है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर देख लो, इसे ऊपर प्रोजेक्ट करो, वेलोसिटी की वैल्यू वही आ रही है। देखो यहां पर देखो वेलोसिटी की वैल्यू सेम आ रही है, यहां पर भी देखो वेलोसिटी की वैल्यू सेम आ रही है। तुम इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ टाइम पर देखो वेलोसिटी की वैल्यू सेम आएगी, दैट मींस ये ग्राफ किसका है, सेम वेलोसिटी का, कांस्टेंट वेलोसिटी का। ठीक है, क्लियर है? अगला ग्राफ देखो, सेकंड अगला ग्राफ है, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसका ग्राफ बनाना है हमें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो वही कंसेप्ट, पहले देखेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फिर उसको देखेंगे ग्राफ में फॉर्मूला क्या बनेगा, चीजों को फिर आगे पढ़ेंगे। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ग्राफ में वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या था, ग्राफ का स्लोप, ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, वीटी ग्राफ का स्लोप। क्या होगा, वीटी ग्राफ का स्लोप। तो यहां पर वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बन गया, स्लोप बन गया। और स्लोप को मैथ्स में क्या कहते हैं, tan थीटा। सिंपल कंसेप्ट है, tan थीटा। इसका मतलब मुझे कौन सा ग्राफ बनाना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ये वर्ड यूनिफॉर्म देखो, इस पे फोकस करो, मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट होगा मतलब tan थीटा क्या होगा, कांस्टेंट। और वो ग्राफ फिर कैसा बनेगा, ऐसा। सिंपल। ये ग्राफ ऐसा क्यों बना है, पीछे भी समझाया कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर देख लो थीटा की वैल्यू वही आएगी, प्रोडक्टर से मेजर करोगे तो। ठीक है, थीटा की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम ही आएगी, मतलब tan थीटा की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम आएगी, मतलब स्लोप क्या आएगा, सेम आएगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। दैट मींस वो ग्राफ किसका होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। डन। ठीक है, इसमें एक ग्राफ और बन सकता है, वो भी देख लेते हैं। ये ग्राफ ना तुमसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि चार ऑप्शन है, इसमें बताओ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कौन सा है। तो तुम्हें ये बात देखनी होगी पहले कि वीटी ग्राफ दे रखे हैं कि एक्सटी ग्राफ दे रखे हैं। ठीक है, तभी क्वेश्चन होगा सही से सॉल्व। देखो थर्ड ग्राफ इसमें क्या होता है, वो क्या हो सकता है, बॉडी एट रेस्ट। यहां पर बॉडी किस में, रेस्ट में। ठीक है,
अब अगर बॉडी रेस्ट में है दैट मींस वेलोसिटी कितना हो गया उसका, सोचो जब कोई चीज रेस्ट में होती है, रुकी हुई होती है, तो उसका वेलोसिटी कितना होता है, जीरो। वेलोसिटी क्या होगा उसका, जीरो। देखो तुम खुद ड्रॉ करके देखो, पहले वीडियो को पॉज करो और खुद ड्रॉ करके देखो कि ग्राफ कैसा बनेगा और फिर कंपेयर करो, देखो। ठीक है, तो यहां पर ग्राफ जो बनता है वो ऐसा बनेगा, टाइम एक्सिस पर ही लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ध्यान से देखो, हमने ग्राफ बनाया है, टाइम एक्सिस पर ही लाइन ड्रॉ करी है, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ा एरर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहीं भी यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है ओरिजिन पे, जीरो। तो देखो टाइम तो बढ़े जा रहा है, टाइम इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, जीरो ही है। तो ये ग्राफ किसका है, बॉडी एट रेस्ट का। तो जब भी ग्राफ बना ही ना हो एक तरीके से, ऐसा ग्राफ दे दे तुम्हें, तो ये ग्राफ किसका है, बॉडी एट रेस्ट का, वीटी ग्राफ। डन। ठीक है, अगला ग्राफ पढ़ रहे हैं हम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अगला ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या करा हमने, सेम वही कंसेप्ट, एक वर्टिकल एक्सिस होगी और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी। वर्टिकल एक्सिस पे एक क्वांटिटी होगी जो कि क्या होगी, एक्सेलरेशन ए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी होगी, क्या होगी, दूसरा वेरिएबल, टाइम टी। डन, ग्राफ बनेगा। ठीक है, पहला ग्राफ बना लेते हैं इसमें, बॉडी इज मूविंग, बॉडी चल रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बॉडी किस एक्सेलरेशन से चल रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा, कांस्टेंट, सेम रहेगा हमेशा। तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो सोचो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ड्रॉ करके देखो, वीडियो को पॉज करो। ठीक है, तो यहां पर ग्राफ बनता है ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बता रही है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम देख लो, देखो सेम कंसेप्ट बार बार पढ़ाया जा रहा है, हर ग्राफ में सेम ही कंसेप्ट लग रहे हैं। देखो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में t3, t2, t1, किसी भी टाइम पर देख लो, एक्सेलरेशन ऊपर आके प्रोजेक्ट होके क्या आ रहा है, वही सेम वैल्यू आ रही है। देखो यही वैल्यू आ रही है, दैट मींस ये किसका ग्राफ है, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब इसको यही रहने दो, एक दूसरा ग्राफ पढ़ते हैं। बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब देखो रिटार्डेशन क्या होता है, तुम्हें पढ़ाया था कि अगर मैं -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखूं, इसका मतलब क्या है कि मैं इसे पढ़ सकता हूं नेगेटिव का एक्सेलरेशन। क्या पढ़ सकता हूं, नेगेटिव का एक्सेलरेशन, और उसी को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव का एक्सेलरेशन। देयरफॉर ग्राफ देखो कैसा बनेगा, एक वर्टिकल एक्सिस पे ए लेते हैं, टाइम एक्सिस पे, कि बार बार क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि यही बेसिक कंसेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए, ग्राफ बनता कैसे है, तब तुम्हें चीजें क्लियर होंगी। तो देखो ए टी, अब तुम इस वीडियो को पॉज करो और जैसे हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाया है, देखो स्ट्रेट लाइन, ऐसे ही तुम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ बना के देखो। ठीक है, देखो ठीक है, अब देखो यहां पर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब होता है माइनस का ए, और माइनस का ए मतलब वाई एक्सिस में नेगेटिव में ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बनेगा ग्राफ, ग्राफ बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यहां क्या लिखा जाएगा, माइनस का ए। ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई है मैंने, यहां क्यों बनाई थी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हर पॉइंट पर वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है, सेम। तो यहां पर भी हर पॉइंट पे क्या आ रही है, वैल्यू सेम आ रही है। लेकिन ग्राफ कहां बनाया है मैंने, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन नहीं दिखाना है, हमें रिटार्डेशन दिखाना है, और रिटार्डेशन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव एक्सेलरेशन। दैट्स इट, क्लियर हो रहा है। ठीक है, इसे नोट कर लो, रब कर देता हूं मैं। ओके ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो इसमें एक इसी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक और ग्राफ है, बॉडी। यहां बॉडी का मतलब लाश नहीं है, बॉडी का मतलब है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक कार, एक बाइक, कुछ भी हो सकता है।
तो बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बट इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। ये ग्राफ एक्चुअली 80 ग्राफ का नहीं है, ये मैं तुम्हें वीटी ग्राफ में ही एक ग्राफ ऐड करूं जो वहां मिस हो गया, ठीक है। तो वीटी ग्राफ में ग्राफ पढ़ाना रह गया, तो इसे वहीं ऐड करना जाकर। तो यहाँ पर क्या है, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है। हमने ग्राफ कैसा पढ़ा था अभी वीटी ग्राफ में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जैक्ट स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन और ऐड है, क्या कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। देखो इस ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या ली है, स्टार्टिंग में जीरो से ग्राफ स्टार्ट कर रहा है, लेकिन यहां पर ये क्या कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। मतलब ग्राफ कहां से चालू करना है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से। इसका मतलब जब हमने ग्राफ को पढ़ना चालू करा तो पार्टिकल के पास, ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी रहा होगा, ठीक है। तो वो ग्राफ सपोज मैंने यहां से चालू कर दिया, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है नहीं, कुछ वैल्यू है यू मान लो, और फिर ग्राफ ऐसा बन गया, ठीक है। तो सेम ग्राफ बना है, बट ये वाला ग्राफ जीरो से चालू करा है, ये वाला ग्राफ कहां से करा है, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, ठीक है। इसे भी नोट कर लो, काम आ सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, काइनेमेटिक्स में ही ग्राफ पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखने को मिल जाता है। तो वो क्या है देखते हैं, वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी। देखो क्या होता है कि कभी तुमने ये फील करा होगा कि तुम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो तुम ट्रेन में बैठे हो, सामने ट्रैक पर एक और ट्रेन है, ठीक है। तुम उसके पैसेंजर को देख रहे हो, तुम्हें कभी कभी फील होता है कि यार हम चल रहे हैं कि नहीं, मतलब ट्रेन हमारी मूव कर भी रही है कि नहीं। फिर तुम ट्रेन से बाहर देखते हो तो तुम्हें पता लगता है कि नहीं हम मूव कर रहे हैं, दोनों ही मूव कर रहे हैं। तो वो पॉइंट ऑफ टाइम पर पता है क्या होता है कि दोनों ही ट्रेन्स का सेम वेलोसिटी होता है। अगर तुम दो ट्रेन ले लो, एक में तुम बैठे हो, एक में दूसरा पैसेंजर बैठा है, तुम दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि दोनों ही रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर दोनों ही सेम वेलोसिटीज चल रहे होते हैं, समझ रहे हो। तो वो कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का होता है। अब एक और वे में समझते हैं। देखो अभी मान लो तुम अपने रूम में बैठे हो, इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, नोट्स ही बनाने, ठीक है। तो तुम लेक्चर को देख रहे हो, तुम इस समय अपने हाउस या रूम के रेस्पेक्ट में तुम रेस्ट में हो, एक जगह बैठे हो। लेकिन अगर तुम आउटसाइड प्लैनेट के, अपने इस अर्थ प्लैनेट के बाहर देखो, तो और जो प्लैनेट रोटेट कर रहे हैं उनके रेस्पेक्ट में तुम क्या मोशन में हो? हाँ, तुम उनके रेस्पेक्ट में नहीं रुके हुए हो। दैट मीन्स तुम्हारी वेलोसिटी तो किसी और के रेस्पेक्ट में कुछ भी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे रेस्पेक्ट में क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। तो तुम अगर रेस्ट में हो तो तुम अपने रेस्पेक्ट में ही रेस्ट में हो, किसी और के रेस्पेक्ट में तुम उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मोशन में भी हो सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। अब यहां पर 3 पॉइंट्स पढ़ाता हूं। पहला पॉइंट क्या है कि सपोज हमारे पास दो बॉडीज हैं, तो बॉडीज आर मूविंग in same direction। तो two bodies are there and they are moving in same direction। तो वहां पर हमें relative velocity के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो यहां पर एक छोटा डायग्राम बनाते हैं। देखो यहां पर एक बॉडी है A और एक बॉडी है B। ये दोनों ही सेम वेलोसिटी से या डिफरेंट वेलोसिटी से, मान लो सेम वेलोसिटी है तो भी कुछ नहीं, और अगर डिफरेंट मान लेते हैं तो भी नो प्रॉब्लम। तो ये V1 V2 मैंने क्या मेंशन कर दिया, इनकी डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक है। ये एरो तुम्हें क्या बता रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में टुवर्ड दिस साइड ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, सपोज मैं तुमसे पूछता हूं कि मेरे को बताओ वेलोसिटी ऑफ ए बताओ, तो तुम क्या कहोगे? v1। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? v1 है। लेकिन वो वेलोसिटी ऑफ ए v1 तभी है जब तुम ए से पूछोगे। किससे पूछोगे? ए से। मतलब ए के रेस्पेक्ट में ए का ही वेलोसिटी v1 है। लेकिन अगर मैं B से पूछूं तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, तो वो कहेगा v2। A से पूछूं क्या कहेगा? v1। लेकिन अगर मैं A से पूछूं B की वेलोसिटी, तो इसको हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। मतलब
ए की वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है बी के रेस्पेक्ट में, समझ रहे हो? तो यहां पर क्या है, मतलब ये मैं ए से नहीं पूछ रहा हूं, ये मैं बी से पूछ रहा हूं, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिलेटिव में ए की क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है? तो वहां पर फॉर्मूला तुम्हें याद करना है कि दोनों ही वेलोसिटी को माइनस कर देना है। क्या कर देना है? दोनों ही वेलोसिटी को माइनस कर देना है। पहली टर्म किसकी होगी? जिसकी वेलोसिटी तुम निकाल रहे हो। दूसरी टर्म किसकी होगी? जिससे निकलवा रहे हो। सपोज यहां पर एक पर्सन है, यहां पर दूसरा पर्सन है, इस वाले पर्सन की वेलोसिटी मुझे पता लगानी है, लेकिन पूछना किससे? इससे नहीं, इससे। तो ये कंसेप्ट यहां पर अप्लाई होगा, ठीक है? अब VA कितना है? V1, VB कितना है? V2। तो V1 माइनस V2 क्या हो गया? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, देखो रिलेटिव, यहां रिलेटिव कितना वर्ड रह गया? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या होगी? V1 माइनस V2। फॉर एग्जांपल सपोज V1 का वैल्यू दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, इधर जा रहा है, और V2 का वैल्यू दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड। तुमसे पूछा वेलोसिटी ऑफ 1 बताओ 2 के रेस्पेक्ट में, तुम क्या कर दोगे? बस सिंपल माइनस, कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड। अब इसका मतलब क्या है कि एक बॉडी अगर आगे जा रहा है, दूसरा बॉडी कम वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो इस वाली वेलोसिटी, इस वाली बॉडी को इस वाली बॉडी का वेलोसिटी कितना ज्यादा लगेगा अपने से? केवल 2। आंसर के हिसाब से कितना ज्यादा लगेगा? केवल 2 मीटर पर सेकंड, ठीक? तो ये कॉन्सेप्ट है, तो तुम बताना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट इसे रब करते हैं। अगला इसमें केस क्या हो सकता है, देखो इसे नोट कर लो और इसे थोड़ा डीप, थोड़ा समझने का ट्राई करो, फिर क्लियर होगा, ठीक है? ठीक है, ओके। तो सेकंड पॉइंट इसमें देखो क्या है, सेकंड केस क्या हो सकता है कि बॉडीज आर मूविंग इन सेम, था पहले केस क्या करा हमने? सेम डायरेक्शन। अब हम क्या कराते हैं तुम्हें? अपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों ही बॉडी कैसे मूव कर रहे हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है? तो दो ही केस होते हैं। अब इसमें एक बॉडी है ए, उसका वेलोसिटी मैंने किधर दिखा दिया? V1, इस डायरेक्शन में, ठीक है? लेकिन जो B वाला बॉडी था ना, उसका हमने वेलोसिटी अब इस डायरेक्शन में दिखा दिया। तो ये दोनों कैसे डायरेक्शंस हैं? ऑपोजिट डायरेक्शंस। देयरफॉर अब तुमसे पूछा जाए कि भाई वेलोसिटी ऑफ ए बताओ हमें, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? B के रेस्पेक्ट में। तो यहां B लिख दो, अल्फाबेट, डन। ए की वेलोसिटी निकाल रहे हो तो पहले ए लिखोगे, बी की वेलोसिटी निकाल रहे हो तो फिर बी लिखोगे। बीच में फॉर्मूले के हिसाब से माइनस साइन जरूर लगाना है, पीछे भी यही बताया था। लेकिन यहां पर दोनों डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। जब दोनों डायरेक्शन डिफरेंट हैं ठीक है, जब दोनों ही डायरेक्शंस यहां पर डिफरेंट हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस होने की वजह से मुझे यहां पर ये एज्यूम करना पड़ेगा कि मैं किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूं और किस डायरेक्शन को नेगेटिव लूं। मतलब हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन को जनरली पॉजिटिव ले लेते हैं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं। अब तुम खुद देखो, V1 पॉजिटिव की तरफ है कि नेगेटिव की तरफ? पॉजिटिव की तरफ। V2 किसकी तरफ है? नेगेटिव की तरफ। देयरफॉर फॉर्मूला तो यही अप्लाई होगा, लेकिन V1 के साथ प्लस आएगा और V2 के साथ माइनस आएगा। पहले हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? V1 माइनस V2, लेकिन फॉर्मूले में साइन जरूर लगाना है, तब ये वैल्यू एग्जैक्ट आएगी। देखो प्लस V1 का मतलब तो V1 ही होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है मैथ्स में? प्लस, पॉजिटिव। तो कितना हो गया ये? V1 प्लस V2। अब देखो इससे कंसेप्ट और जनरेट हुआ कि जब भी दो बॉडीज डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है? ऐड। क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। इसका एक और कंसेप्ट थोड़ा थ्योरेटिकल क्या है कि सपोज ए जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है और बी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। तो अगर मैं बी से पूछूं ए का वेलोसिटी तो वो क्या बताएगा? 5 तो बताएगा ही बताएगा, क्योंकि 5 तो ए का वेलोसिटी है ही, लेकिन अपना 4 भी जोड़ के बताएगा। आंसर क्या आएगा? 9, जबकि उसका एक्चुअल वेलोसिटी तो 5 है। तो ये कॉन्सेप्ट रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो? ठीक है, जितने केस हो सकते हैं यही केस हो सकते हैं। अब देखो इसमें थर्ड केस भी हो सकता है, लेकिन वो भी सेकेंडरी केस है। कैसे? देखो अब मैंने ऐसे डायग्राम बनाया, अगर मैं ऐसे बना दूं क्या कुछ अलग होगा? देखो देखो इस डायग्राम में और इस डायग्राम में डिफरेंस बताओ क्या है? यहां पर ए इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट है। यहां पर भी तो ऑपोजिट ही है, तो सेम ही चीज है, सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो ये केस एक दो ही केस है इसमें, तीसरा कोई केस नहीं। डन, ठीक है? तो ये टॉपिक कवर हो गया रिलेटिव मोशन का। अब नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स में ही एक सब टॉपिक है ये, जिसका नाम है वेक्टर्स।
ठीक है, ये मैथ्स वाले भी पढ़ते हैं लेकिन हम इसे फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं, तो फिजिक्स में जो इसका रिक्वायरमेंट है वो पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी वैल्यू मैग्नीट्यूड जिसका होता है वो दो क्वांटिटी, हमने क्वांटिटीज को क्या कर रखा है, दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक तो स्केलर और एक वेक्टर, सॉरी ठीक है, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो दो तरीके की क्वांटिटीज होती है, एक तो स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। अब समझते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब देखो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिनका केवल मैग्नीट्यूड ही होता है, ऐसी क्वांटिटी जिनका केवल मैग्नीट्यूड ही होता है। ठीक है, इसे भी समझते हैं। यहां देखो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनका मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। पहला एग्जांपल, सपोज हमें दे दिया कि मास बॉडी का 5 kg है। मास बॉडी का कितना है, 5 kg। क्या बॉडी के इस मास का कोई डायरेक्शन है, क्या 5 kg ईस्ट में है या वेस्ट में है, नहीं, 5 kg बिना डायरेक्शन का वैल्यू है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। देयरफॉर 5 kg यानी कि मास कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी का केवल मैग्नीट्यूड होता है। अगला टॉपिक, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, सपोज हमने वेलोसिटी का बात करा कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो हमें यह समझ में आ गया कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, लेकिन क्या हमें यह भी पता होगा कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन चारों में से पार्टिकल कहां जा रहा है। सपोज वो ईस्ट में ट्रेवल कर रहा है, तो क्या हमें डायरेक्शन भी पता चल गया। देयरफॉर वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कौन सा, नोट करो इसे, वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसका डायरेक्शन भी है। अब अगला कंसेप्ट देखो, अब यहां पर क्या है कि एक और कंसेप्ट है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये पता सबको, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पढ़ाते टाइम नहीं पढ़ाया था वो सुनो, क्या है देखो, अगर हम कभी भी डिस्प्लेसमेंट को मेंशन करेंगे, सपोज मैंने मेंशन करा कि इस बॉडी ने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा, तो ये लिखना बिल्कुल गलत होगा। क्या होगा, ये बिल्कुल गलत, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर मेरे को मेंशन करना पड़ेगा कि 5 मीटर किस डायरेक्शन में, 5 मीटर किस डायरेक्शन में। सपोज मैंने मेंशन कर दिया टुवर्ड्स नॉर्थ, जब मैंने मेंशन करा टुवर्ड्स नॉर्थ, क्या ये सही हो गया, बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मेंशन करना पड़ता है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अभी तुम्हें ऐसी सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी, तो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं। अगर तुम्हें ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, तुम फिजिक्स पे कमांड कर सकते हो, बेसिक कमांड। ठीक है, तो इसे रब करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कि किसी भी वेक्टर को लिखने का एक तरीका होता है, और वो होता है ये कि पहले तुम एक कोई भी नोटेशन लिखोगे और उसके ऊपर ये एरो का साइन, ये इसे हेड बोलते हैं, इस लाइन को बोलेंगे क्या, टेल, और इस एरो को क्या बोलेंगे, इसके हेड। ये क्या है, हेड। तो यही वेक्टर लिखने का एक वे है। ठीक है, इससे मेरे को क्या पता लगता है कि इसका एरो क्या बताएगा कि किस तरफ जा रहा है, और टेल का साइज क्या बताएगा, ध्यान सुनो, टेल का साइज क्या बताएगा कि इसका मैग्नीट्यूड की लेंथ कितनी है। अगर मैं बड़ा साइज बनाता हूं तो उससे मेरे को मैं मेंशन कराऊंगा कि दूसरे के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, सपोज मैंने यहां पर मेंशन करा ऐसे, अब मैंने मेंशन कर दिया ऐसे, तो कौन सा वेक्टर बड़ा है, नीचे वाला। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन इसका टेल जो है वो हमने ज्यादा बनाया, तो वो कंपेयर करने के लिए होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर इसे पढ़ा क्या जाता है, वेक्टर ए। इसे कैसे पढ़ा जाता है, वेक्टर ए। ठीक है, अब इसी में एक और वेक्टर होता है जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। क्या है ये यूनिट वेक्टर, देखो समझो क्या है। देखो यूनिट वेक्टर को मैं डिनोट करता हूं ए के ऊपर
कैप से। कैसे डिनोट करना है इसे? किसी भी नोटेशन के ऊपर कैप लगाना है। यहाँ ए जरूरी नहीं है ए ही हो, यहाँ एन भी हो सकता है और उसके ऊपर कैप लगा दो, तो इसका मतलब भी क्या होगा? यूनिट वेक्टर। सबका मतलब यूनिट वेक्टर होगा अगर हम ऊपर कैप लगा देते हैं। अब देखो यूनिट वेक्टर को क्यों बनाया गया है, इसको क्या इसका यूज है समझते हैं। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। सपोज, और एक और बात, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये याद रखना है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। अब देखो सपोज हमारे पास 5 kg एक वैल्यू है। इस 5 kg को मुझे वेक्टर बनाना है। ये स्केलर है, मुझे क्या बनाना है? वेक्टर। तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई, ध्यान समझो, मुझे इसे वेक्टर बनाना है। वेक्टर बनाने के लिए मैं इसे किसी भी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दूंगा। अब देखो इस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इसका कितना होता है? 1 होता है। 5 1 जा 5 ही रहा। क्या मास चेंज हो गया? नहीं, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन क्या स्पेसिफाई हो गया कि इसकी डायरेक्शन क्या है? क्या है इसकी डायरेक्शन? इसकी डायरेक्शन वही है जो एन कैप की होगी और वो हमें मेंशन होगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बन गया? अब ये वेक्टर क्वांटिटी बन गया। तो यूनिट वेक्टर का यूज क्या होता है? किसी भी स्केलर क्वांटिटी को क्या बनाने में? वेक्टर बनाने में। समझ में आ रहा है? ये यूनिट वेक्टर का कांसेप्ट है। अब यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। यहां लिख देता हूं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसे देखो एक सेकंड। अब देखो यहां पर क्या है कि अगर मैं वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूं तो वो क्या बन जाएगा उस वेक्टर का? यूनिट वेक्टर। फिर से, वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड अगर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर। किसका? उसी वेक्टर का। क्लियर हुआ इतना? ये एक बेसिक कंसेप्ट है, ज्यादा नहीं। ठीक है, इसे पढ़ लो। अगला टॉपिक समझते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं वेक्टर्स को ऐड कर सकता हूं तो मैं वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। ठीक है, वेक्टर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? वेक्टर ए में वेक्टर बी ऐड होगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? वेक्टर ए से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो ऐसे तुम्हें कहीं भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ठीक है, तो इतना काफी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं चीजें, क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, देखो तुम क्या करो, अभी जितना भी तुम्हें काइनेमेटिक्स और डायमेंशन में पढ़ाया गया है इसको तुम स्टडी करो। ठीक है, नोट्स तुम बना रहे हो, हम यही उम्मीद कर रहे हैं। इसको तुम अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल अच्छे से 2-3 बार पढ़ो। अब अगले लेक्चर में मैं तुम्हें इसके कितने भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं काइनेमेटिक्स और डायमेंशन से, यूनिट से, वो सारे मैं तुम्हें एक ही लेक्चर में कवर करा दूंगा, जिससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि ये जो थ्योरी तुम्हें पढ़ाई जा रही है इसे अप्लाई कैसे करनी है। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर होंगे तो हम वो भी करा देंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।